name is Lalit Kapoor and this is my wife, Swadnira Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. He came out, started abusing me in Kannada. Comes in front of our car, parks his bike and thereafter wearing a helmet, keys in his hand, comes in front of our car and starts saying you DRDO people and something in Kannada. So my wife was driving, so he saw that and came towards my side and then started arguing and suddenly all of a sudden he punched me with his key. I didn't realize what had happened. I tried to open the door and come outside. I threw him away and thereafter just to exit from the area, I rushed to the... जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, अभी 5-6 दिन से, हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, कहीं टूर पे था और आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। कारण कि कल फिर एक एयरफोर्स के अधिकारी की और उसकी मैडम जो खुद एयरफोर्स में अधिकारी है, उनकी पिटाई बेंगलोर में पुलिस वालों ने कर दी। इससे पहले चाहे पंजाब का लो, चाहे यूपी का लो, ऐसा हिंदुस्तान में कोई दिन नहीं गया है जहां पर पुलिस ने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को या मतलब सेवारत सैनिक और अर्धसैनिकों को ना पिटेगा। ये एक आम चलन पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? आप आज इतनी एआई बनी हुई है, आप मेटा से, एआई से, आपने ग्रोक से या डीप सी से, किसी से भी पूछो कि भी पिछले 1 साल से भारत देश के अंदर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलिकों, अधिकारियों, जवानों के ऊपर हो रहे हमले के प्रति क्या किसी सरकार या केंद्र सरकार ने, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान लिया है, कोई आदेश पारित किया है, कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने? नहीं। आपको अगर एक भी मिल जाए तो सब एआई इतना ही बोलेगा, इस संदर्भ में कोई सूचना या उपलब्ध नहीं है। चाहे ग्रोक हो तो वो अपने हिसाब से, उसी हिसाब से उत्तर देगा। तो ये आपके सामने एक आईना है कि आप सोच रहे हो कि भी नहीं, आपको जो इंसाफ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस हिसाब से लेते हैं, लेकिन जब तक अगर इस देश का संविधान जिंदा रहता है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा रहता है, बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा मतलब एक आर्टिकल 136 डाला है, आर्टिकल जिसके अंदर सरकार की बनाई हुई नीतियां और उस नीतियों के ऊपर अगर मान लो किसी हाई कोर्ट ने भी कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। दूसरा, भारत के कानून और संविधान को बाबा साहब ने संविधान के अंदर ही भारत की जो न्याय प्रणाली है उसके जो जज साहिबान है, इन जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों में प्रावधान किया गया कि ये भारत की संसद में बनाए गए कानून और भारत का संविधान के कस्टोडियन हैं। इसके लिए इनके पास में सुपर पावर है। लेकिन अगर सुपर पावर को कोई कैप्चर करने लग जाओ तब आप सोचो कि अब अराजकता के दिन आने शुरू हो गए। और इसके लिए आप किसी एक सरकार को दोषी न माने। क्यों? कि ये हिंदुस्तान जिसके अंदर आज 1-1 हज़ार के बरगद के पेड़ खड़े हैं, वो पेड़ साक्षी है कि सामंत प्रथा के अंदर भी मुंह खोलने वाले के साथ क्या होता था, स्वतंत्र आवाज के साथ क्या होता था। सामंत प्रथा के बाद में अगर मुगलकालीन प्रथा आई तो क्या, तब भी जो मुंह खोलते थे उनके साथ क्या होता था, या स्वतंत्र बोलते उनके साथ क्या होता था। अंग्रेज आए, आपने देखा अंग्रेजों ने मुंह खोलने वालों, स्वतंत्र जो मुखर आवाज करने वालों के साथ क्या किया। उसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो आज भी आज़ाद नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? कि यहाँ आज भी एक आम इंसान अपना हक नहीं ले सकता, अपने हक के ऊपर नहीं बोल सकता। तो जो सरकारें आए उन सरकारों ने आम इंसान को दबा के रखा। तो वो सामंती प्रथा से लेके आज की सरकारों तक हर कोई स्वतंत्र समाज को दबाने में लगा हुआ है, स्वतंत्र आवाज़ को दबाने में लगा हुआ है। तो आप
उम्मीद किससे करोगे? सिर्फ और सिर्फ कानून से। आपकी पे पेंशन का मुद्दा जो आज इतने जोरों शोरों से उठ रहा है, मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें आपका अभी जो आपका पेंशन संशोधन बिल एक आया है, उस बिल के ऊपर कई वीडियो के अंदर मैंने अर्थशास्त्रियों को बोलते हुए देखा कि वो बोल रहे हैं कि जो ये कानून बना है, इस कानून को है जो कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। बड़े शर्म की बात है, क्या ऐसा हो सकता है? संविधान का अनुच्छेद 136 हर एक उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में आधार बनाता है चैलेंज करने के लिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद निर्णय क्यों न दे दिया हो या नीचे के निर्णय, उस निर्णय को भी वो रिव्यू करने के लिए वो कटिबद्ध है। हमें संविधान के अंदर 14 से लेके 21, 25, 27, 32, उसके बाद में आपके 226 और 136, ये सारे अधिकार हम आम इंसानों के हकों के लिए इसमें रखा गया है और खुद संविधान की रक्षा के लिए ये प्रावधान, ये अनुच्छेद उसमें रखे गए हैं। ठीक है ना? अब कोई सरकार या सरकार का नुमाइंदा जब न्याय प्रणाली को ही घोषित कर देता है कि ये देशद्रोही है और देश के अंदर ये है जो गृह युद्ध करना चाहते हैं, तो सोच लो कि अब आपके देश की दुर्दशा के दिन दूर नहीं है। जब आपकी न्याय व्यवस्था को अगर कोई कैप्चर करना शुरू कर देते तो आप मत सोचो कि आप आज़ाद भारत में खड़े हो और आज़ाद भारत के नागरिक हो। आपसे होना जाना कुछ नहीं है और ना आप कुछ कर सकते हो। हम पिट रहे हैं पिछले 1 साल से अच्छी तरह से, लेकिन हमारी आवाज़ सरकारों के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं रेंग रही है? क्योंकि हम अपने लोभ और लालच और स्वार्थ में बंधे हुए हैं। हमने जिनको चुना है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे हमारे संगठनों के पदाधिकारी है, चाहे हमारे संगठन है, कोई भी है, सब अपने अपने दायरे के अंदर अपना एक एजेंडा खुद का लेके चल रहे हैं। उनको दूसरे के मतलब से कुछ नहीं है। एकता कैसे हो जाएगी भाई? जब मैंने बोला कि आपकी सामंती प्रथा से लेके आज तक का इतिहास के अंदर आपकी एकता कहीं पर भी नहीं थी, ना है ना होगी। जो मेरे वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप मुझे एकता के मंच के ऊपर इस हिंदुस्तान को कभी हिंदुस्तानी सोल्जरों को, पूर्व सैनिकों को, किसी को ला के दिखा देना। ये मेरी अपनी सोच है। मैं किसी को वो नहीं कहता हूँ कि कोई असंभव है, लेकिन वो अमेरिका जैसे देशों में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट कह सकता है कि असंभव मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन जहाँ नींव ही असंभव के ऊपर लगी हुई हो, वहाँ संभव हो भी कैसे सकता है? जब सरकार अपने बनाए हुए कानून के ऊपर ही अगर प्रश्न चिन्ह उठा लेती है, आपका आर्मड अपना फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, सरकार ने बनाया, अपने रक्षा मंत्रालय के बनाया, और उसमें दिए हुए हर फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में चली गई है, तो फिर जब वो जिसने बोले बाढ़ जो बनाई है, उस बाढ़ को वो खुद ही खा रही है, खुद ही जला रही है, तो आपके उस खेत की रक्षा कौन करेगा भाई? इसलिए आपको चाहिए कि आप एक हो या ना हो, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे आप अकेले लड़ो, चाहे संगठित लड़ो। नहीं लड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यूं ही पिटते रहोगे, मार खाते रहोगे, और वहां के मुख्यमंत्री डांस करते रहेंगे। जो वीडियो कल वायरल हो रहा था एक भगवत मान जी का, पंजाब जल रहा है लेकिन वो एक शादी में डांस कर रहे हैं। देश जलता है, मणिपुर जल रहा है, वो यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो रही है। ठीक है ना? वो देश का अंग है, लेकिन हम बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के मुखिया के बोल रहे हैं कि साहब आपको जाना चाहिए मणिपुर में, जाके उनको संतावना देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। लेकिन जब तो निशिकांत दुबे जैसे इंसान ने, जिसको वोट देके आप लोगों ने सांसद बनाया, अगर वो भारत के न्याय प्रणाली को बोल देता है कि ये गद्दार है, गद्दार की उसका बोलने का मतलब तो यही होगा ना कि देश में अराजकता कौन फैलाते हैं? गद्दार और आतंकवादी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो अपने फैसलों से अराजकता फैलाएगा, तो फिर ये समझ लो कि वो जो फैलाने वाले या निर्णय देने वाले हैं वो भी गद्दार और वही हो गए ना, आतंकवादी हो गए। फिर वो संविधान की रक्षा या कस्टोडियन कैसे हो गए?
इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगा। पीछे 136 का मैं एक क्लिप दी हुई है, आप उस क्लिप को देखो और उस क्लिप के अनुसार मैं बोलता हूँ, आप भले संगठन में हो या न हो, कहीं पर भी हो, अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। संविधान के अंदर, भारत के न्यायपालिका के अंदर, और न्यायपालिका ने एक नहीं हजारों केसों में बोल गया कि आपका पेंशन आपका अधिकार है। आपके पेंशन के साथ में कोई छेड़खानी करता है तो वो असंवैधानिक है और संवैधानिक तौर से आप लड़ सकते हैं। और आप सोचो कि भी आपके संगठन के मतलब महानुभाव बड़े बड़े लोग अपना स्वार्थ और लोभ लालच छोड़ देंगे, तो ये इसमें आपकी गलतफहमी है। दूसरा, मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूँगा, भाई FEA आपने बहुत अच्छा कॉल दिया है। 25 तारीख ये आ गई, आज 21 तारीख है, और 25 तारीख को अगर इस देश में अगर आप पहले अगर हम एक बार एक मूवमेंट लेके आए थे, अगर अपना हरियाणा में हमारी रैली थी, तो उस रैली के अंदर हमने देश के कोनों कोनों से तिरंगे झंडे लेके, अपने बैनर्स लेके, और हम वहाँ पे पहुँचे हैं, और पहुँच के हमने अपनी रैली जैसी भी थी संपन्न की है। आज अभी आपको कहीं जाना नहीं है, अपने कलेक्टर को देना है, और मुझे तो कोई इससे खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद छोड़ के भी हम जी नहीं सकते। हमारे पास उम्मीद के सिवा कुछ बचा भी तो नहीं है, बचा भी तो नहीं है। जो हमारे मुखिया बोलेंगे हमें वो करना है, आप करते जाइए, करते जाइए। बाकी जो हमारे, ऐसा नहीं है कि FE के अंदर भी कोई राजनीतिक भावना वाले, विद्वेष वाले, या मतलब ईर्ष्या वाले, या एक दूसरे की टांगे चिड़ नहीं है, तो ये गलतफहमी FE के कोई भी बड़े पदाधिकारी वो निकाल ले। बहुत है साहब, बहुत है स्वार्थी, जिनको अपना चाहिए, आपका FE नहीं चाहिए। भले ही वो अपने दो मुंह रखे चाहे 10 सर रखे रावण वाले, लेकिन है, उनको पहचानना आपको है। समय से आप उनको रवाना कर देंगे तो आप और अच्छा, मतलब एक सुदृढ़ FE को आगे अपने सैनिक समाज में रख सकेंगे। और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो एक दिन इस FE का भविष्य भी गर्त में जाएगा। क्यों कि मेरा आधार सिर्फ मेरे पास 25 ग्रुप है, और 25 ग्रुपों के अंदर जब मैं पूर्व सैनिकों को देखता हूँ कि सुबह से शाम तक सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सरकार, ये वो, मतलब किसी को अपने अधिकार के प्रति एक पोस्ट डालते हुए नहीं देखा है। अरे कम से कम एक दिन में अगर 100 पोस्ट आई है तो 10 पोस्टें तो आपके अधिकारों के प्रति होनी चाहिए ना। कौन जागरूक है? और अब आपके सामने कोई सरकार खड़ी नहीं है जो ये अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 10% सोल्जर, पूर्व सैनिक, इनके सामने 90% आपके खुद के सैनिक खड़े हैं। आप सोचो कि दूसरे खड़े हैं, क्यों कि परिषद में आपके सैनिक है, पार्टियों की जो बनी हुई सैनिक अपना प्रकोष्ठ बने उसमें आपके सैनिक है, उसके बाद में लीग है आपका सबसे बड़ा, उसमें सैनिक है। बाकी आपके जो सैनिक संगठनों के अंदर घुसपैठ करके जो घुसे हुए वो भी सैनिक है। तो यहाँ मतलब आपको लड़ना, सरकार तो दूर की बात रही, पहले आपको अपने साथियों से लड़के आगे बढ़ना होगा। आपके साथी ही आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप क्या करोगे? और हमने लोकतंत्र तरीके से लड़ना है। हमारा लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र अभी भीड़ तंत्र में बदल गया है। ये आप 24 घंटे देख रहे हैं। आपका मीडिया कभी भी, गोदी मीडिया कहो चाहे इस देश का मीडिया कहो, सच्चाई आज विश्व पटल पे नहीं ला सकता, क्योंकि वो मजबूर है, उसकी कोई गलती नहीं। सरकार ने वो नीतियां बना दी है कि भाई अगर तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हें इतना 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। तो सीधी सी बात है, आपके RTI एक्ट वगैरह वो सब कहाँ गए? वो सारे सारे छू मंत्र हो चुके हैं। आपकी न्याय देने वाली APT छू मंत्र हो चुकी है, क्योंकि उसके सारे के सारे निर्णय तो सारे कंट्रोवर्शियली पैदा हो गए इस सरकार के लिए। फिर APT में जाने से मतलब क्या हुआ उस बंदे का जिसने अपना पैसा खर्च करके APT से न्याय लिया, वो अभी हाई कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है वकील लेके। इसलिए दोस्तों, जब राजनीति ऐसी है कि उसने अपने खुद के स्वार्थ के लिए, कोई पार्टी नहीं थी 24% में
जितने मेंबर थे सभी ने मेरे थपथपाई, हमारी तनख्वाह बढ़ गई 24%। लेकिन अगर अभी आपकी अगला डीए 2 या 3% बढ़ता है तो आप कभी मत सोचना कि आप आने वाले समय में इस महंगाई से लड़ सकोगे और लड़के अपना जीवन यापन या अपने बच्चों का अच्छा भविष्य दे रखोगे। भूल जाओ, भूल जाओ। अब रास्ते आपने खुद निकालने पड़ेंगे। अगर आप खुद रास्ते नहीं निकाल सकते हैं तो जैसी ज़िंदगी आपको मिलती है वैसी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ेगी, इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। बैठे रहो अपने घरों में, सपोर्ट करते रहो अपने उन आकाओं को, उन बंदों को जो आपका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं राजनीतिक दलों के साथ मिलके। कोई अगर सही बात बोलता है तो उसको चाहे कुत्ता कहो, कमीना कहो, जो कुछ कहना है, जो कहना कहो। तुम खुद क्या बोल रहे हो तुम्हें पता नहीं है। तुम दूसरे के यूट्यूब के चैनल के ऊपर मतलब वो प्रश्न उठा रहे हो। तुम्हारा खुद का हेडिंग क्या है कि मेरे कितने व्यूवर देखने चाहिए। तुम वो थंबनेल दे रहे हो जिसके अंदर वीडियो का दूर दूर तक वीडियो का मतलब नहीं होता, लेकिन देते हो। क्यों देते हो? कि तुम्हें व्यूवर चाहिए। तुम्हें सैनिक समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सैनिक समाज को भी अपने से कोई मतलब नहीं है। उनको भी ऐसी हेडिंग चाहिए कि जिससे उनका अकाउंट के अंदर पैसा आने की संभावना हो। पैसा नहीं आएगा। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी जब रिलीज करेगी तब आएगा, और वो रिलीज तब करेगी जब आप उनको मजबूर करोगे, चाहे कानून के द्वारा करो और चाहे अपनी खुद की व्यक्तिगत एकता से इकट्ठे होके और उसको मजबूर करो। जब तक वो ट्रेजरी नहीं खुलेगी 1 रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। और रही बात पिटाई की, तो आज पंजाब के अंदर अभी 2 तारीख का जो मामला हुआ है उसमें भी क्या हुआ है? पंजाब पुलिस जिंदाबाद बोली और फौज मुर्दाबाद बोली। तो देश के हर कोने के अंदर प्रत्येक दिन शाम तक दसों सेनाओं के केस होते हैं, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं होते हैं भाई। बड़ी मुश्किल से, मैं तो बोलता हूँ आपको, पूर्व सैनिक समाज को ये 5, 7, 10 आदमियों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो कहीं से भी ढूंढ के लाके ऑडियो वीडियो तुम्हारे सामने परोस रहे हैं। तुम कर्जदार हो उनके, क्योंकि नेशनल मीडिया से तुम्हें मिलना ठेंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा नेशनल मीडिया के अंदर। तो उनके शुक्रगुजार बनो कि कम से कम कहीं से भी ढूंढ के लाके हमें ये कम से कम ये खबर तो हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे आपके मर्जी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, कई वीडियो में मैंने सुना है खुद कि ये विधेयक आने के बाद में पेंशन संशोधन बिल में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन देखो, ये है उसका सॉल्यूशन। हाँ, पेंशन विधेयक के प्रावधानों को लागू होने के बाद कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से या संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। विस्तार से क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है। यदि पेंशन विधेयक के प्रावधानों को लागू होने के बाद किसी भी न्यायालय के फैसले से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि पेंशन विधेयक के प्रावधानों को लागू करने का कोई कानून आधार है या नहीं है। अपेक्ष का आधार। पेंशन विधेयक प्रावधानों को चुनौती देने के लिए कई आधार हो सकते हैं। संविधान का उल्लंघन। यह दावा किया जा सकता है कि पेंशन विधेयक के प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं। अन्याय। ये तर्क दिया जा सकता है कि पेंशन विधेयक के प्रावधान किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करते हैं। अनुचित भेदभाव। यह दावा किया जा सकता है कि पेंशन विधेयक के प्रावधान विभिन्न समूहों के साथ भेदभाव करते हैं। उदाहरण, 2014 में पेंशन योजना में संशोधन को चुनौती देने के कई मामले थे। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1 सितंबर 2014 को पेंशन योजना में किया गया संशोधन कुछ निर्देशों के अधीन वैध था। निष्कर्ष, संक्षेप में, पेंशन विधेयक के प्रावधानों को लागू होने के बाद कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी न्यायालय में फैसलों की चुनौती दे सके, खासकर यदि वह उसे अन्यायपूर्ण या असंवैधानिक मानता है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। जितने भी ये हमारे जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, कोई भी है, ये अगर भ्रम फैलाते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान आपके साथ है, आपके हकों का प्रोटेक्शन करने के लिए संविधान है, आपके अधिकारों को प्रोटेक्शन करने के लिए संविधान है। कृपया आप किसी के बहनावे में न आए, बहकाव में आके अपना नुकसान न करें। हाँ, जब भी इसको अगर गलत तरीके से गवर्नमेंट लागू करेगी या हमारे पेंशन में अंतर करेगी, हमारे पेंशन की लागू करने की एज की तिथि में और उसके बीच में अंतर पैदा करेगी, ये हमारे अपने व्यक्तिगत हितार्थ के विपरीत होगा, तो हमारी संस्थाएं या हम कोई भी कोर्ट में जाके अपना न्याय ले सकते हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ऐसी भ्रामक खबरें आ रही है। मंशा कब पता चलेगी? जब इसका प्रारूप हमारे सामने ये एथेंटिक रूप से नोटिफिकेशन के रूप से आएगा, तब उसके बाद में हम कार्रवाई कर सकते हैं। पहले संभावित मतलब खबरों के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।